टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे सामने जो लेंथ हमको जो नापना पड़ सकता है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। मॉलिक्यूल का साइज हो सकता है, बहुत छोटी लेंथ होती है वो। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, अर्थ एंड द स्टार, वो एक तरह का मेजरमेंट हो सकता है। तो ये सब मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट के लिए हम एक तरीका नहीं यूज कर सकते। अगर हमारे पास क्लोथ का मेजरमेंट है तो भाई उसके लिए तो तरीका स्केल यूज कर लो, दीवार तक का डिस्टेंस नापना स्केल स्केल यूज कर लो, ठीक है। लेकिन हर एक के लिए हम एक तरीका यूज नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या कर देखा है कि यहाँ पे जब मेजरमेंट करते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए हम लोग दो कैटेगरी में मेजरमेंट करते हैं। एक तो हमारा मेजरमेंट हो जाता है जो कि डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट। और एक जो हमारा होता है ना, ठीक है, वो हो जाता है इनडायरेक्ट। दो हमारे मेथड होंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड हम कहाँ पे यूज करते हैं? उन दो पॉइंट्स के लिए करते हैं जो कि अप्रोचेबल होता है, मतलब वेयर वी कैन अप्रोच। इनडायरेक्ट वहां पे यूज करते हैं वेयर वी कांट अप्रोच। जैसे कि मान लो कि अगर हम सामने दीवार देखते हैं तो हम चल के दीवार तक पहुंच सकते हैं, स्केल लेकर के वहां तक पहुंच सकते हैं, तो वो कैसा है? डायरेक्ट मेथड हो सकता है। हमारे पास मान लो क्लोथ है, तो हम क्लोथ का एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। दोनों को हम दोनों के बीच में हम स्केल को यूज कर सकते हैं, वो हमारा कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जाएगा डिस्टेंस नापने के लिए यहाँ से जुपिटर का, ठीक है, यहाँ से मून का, तो हम वहां पे स्केल लेकर के वहां पे नहीं जा सकते। तो वहां पे हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट मेथड का, ठीक है। तो हम कौन सा कैटेगरी का हमको यूज करना है, ठीक है, वो हम देख लेंगे कि भाई अप्रोचेबल है कि नॉन अप्रोचेबल है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, जब डायरेक्ट मेथड की बात आती है ना, तो डायरेक्ट मेथड को करने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग तरह के डायरेक्ट के लिए हम लोग अलग अलग तरह के डिवाइस यूज करते हैं। कैसे कैसे डिवाइस होते हैं जरा देखो। एक डिवाइस हो सकता है हमारा एक मीटर स्केल, ये हम यूज करते हैं। इसका लीस्ट काउंट करो 0.1 सेंटीमीटर हो जाता है, जो कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम वहां से ले सकते हैं। हालांकि लेते नहीं है इसको क्योंकि उसमें फिर एरर बहुत ज्यादा आता है। दूसरा होता है वर्नियर कैलिपर, ये हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड के लिए। ये हमारा हो जाता है 0.01 सेंटीमीटर। तीसरा हम यूज करते हैं स्क्रू गॉज, इसका हो जाता है 0.001 सेंटीमीटर। और चौथा हम यूज करते हैं स्पेरोमीटर और डायरेक्ट मेथड, इसका भी 0.0001 सेंटीमीटर होता है। लेकिन स्क्रू गॉज और स्पेरोमीटर थोड़े अलग अलग होते हैं, क्योंकि स्पेरोमीटर से हम क्या कर सकते हैं? मान लो हमारे पास कोई कोई लेंस है, ऐसी लेंस है, हमको बोला गया कि बताओ इस लेंस ये ऐसा कोई कर्व है, इसका बताओ जिस स्फीयर से बना होगा, ये किसी स्फीयर को काट के बनाया गया होगा, उस स्फीयर का बताओ रेडियस क्या होगा। तो उसके लिए हम स्पेरोमीटर यूज करते हैं। तो जितने भी डिवाइस है ना, सब हमको हमारे सेवा के सारे सिलेबस में है, हमको सबके सब पढ़ने हैं। तो हम लोग एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है, कि वर्नियर कैलिपर कैसे काम करता है, स्क्रू गॉज कैसे काम करता है, स्पेरोमीटर कैसे काम करता है। लेकिन हम लोग आज का जो हमारा मेन टॉपिक जो है ना, वो कौन सा? इनडायरेक्ट मेथड, इसकी भी स्टडी करेंगे अलग से हम लोग। पहले इनडायरेक्ट मेथड की स्टडी कर लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में कौन से आते हैं? देखो, इनडायरेक्ट मेथड में ना हम लोग कोई डिवाइस यूज नहीं करते, जैसे यहाँ ये सब डिवाइस है। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, कोई कैलकुलेशन का तरीका यूज करते हैं या कोई मेथड यूज करते हैं। उस मेथड में दो चीजें आती है, या तो आता है रिफ्लेक्शन मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड,
दूसरा आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, रिफ्लेक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे मैं पूरी इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये अभी अभी हमारा आज का टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन मेथड कैसा होता है। मान लो कि एक पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा जंगल है। ठीक है, इधर भी नदी है, जंगल है। तुमको यहाँ से पता लगाना है खड़े होकर के पहाड़ कितना दूर है। ठीक है, पहाड़ की दूरी हमको पता लगानी है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक साउंड को भेजेंगे ऐसे, ये साउंड जाएगा ऐसे दीवार पे, और हमारे पास क्या है, डिटेक्टर है। ये जाएगा साउंड और वापस लौट करके आएगा। साउंड कब निकला, ठीक है, वो टाइम को नोट कर लिया गया, 0 सेकेंड। वो टाइम कब आया साउंड, ठीक है, वो भी टाइम नोट कर लिया गया, वो आता है 1 सेकेंड। पूछा कि बताओ पहाड़ कितनी दूर है, तो हमको पता है कि इसका तरीका क्या था। साउंड की स्पीड, मान लो वेलोसिटी v है, तो v इंटू टी, आने का भी क्या v इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि टोटल टाइम कितना लगा साउंड को जाने में और आने में, वो लग गया 1 सेकेंड। एक यहाँ से निकला, तो हमने बोला कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया साउंड ने, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, डिस्टेंस, हाँ सही है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, v इंटू टी। ये जाने का भी हो गया, आने का भी हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द माउंटेन। ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, जिसमें कि हम लोग रिफ्लेक्शन करवा करके पढ़ रहे हैं। इसको तुम लोगों ने पढ़ा भी था क्लास 9-10 में, इको वाला मेथड जिसको हम लोग बोलते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साउंड रिफ्लेक्शन मेथड हो गया। इको नहीं बोल सकते इसका, एक्चुअली इको तो 17 मीटर का होता है, लेकिन इसको खाली साउंड का रिफ्लेक्शन मेथड बोल सकते हैं हम लोग। अब जैसे, अब ये जो साउंड यहाँ पे जो हमने साउंड यूज की वो नॉर्मल साउंड थी जो हम बोलते, लेकिन एक्चुअली हम जो साउंड जो यूज करते हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 500 हर्ट्ज के आसपास होती है। ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होता है, जो एनर्जी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होती है। तो क्या होता है, अगर हम बहुत बड़े डिस्टेंस की बात करते हैं या पानी में बात करते हैं, मान लो हम यहाँ, सर ये प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला है ना? हाँ ये एनर्जी का फॉर्मूला है, यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें खाली बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर कम होती है तो एनर्जी भी कैसी होती है, वो कम होती है। ठीक है, अब मान लो ये समुद्र अगर, ठीक है, सरफेस है यहाँ पे, अब यहाँ से हमने क्या किया, किसी वेव को भेजा ऐसा, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर के आएगी। अब अगर हमने 500 हर्ट्ज की यूज की ना अगर, तो एनर्जी इतनी कम होती है कि वाटर क्या करता है, वाटर में थोड़ी दूर जाती है वेव, तो वेव की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, लौट के आ ही नहीं पाएगी। तो हम क्या करते हैं, साउंड, इसके लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर होगी ना अगर ये, ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये नीचे जाएगा, समुद्र के सरफेस को स्ट्राइक करके ऊपर आएगा। हमने टाइम निकाल दिया, क्या कहते हैं, t इक्वल टू 0 पे निकली थी, t इक्वल टू 1 पे लौट के आ रही है। हमने साउंड की स्पीड हमको पता है वाटर में कितनी होती है, हम क्या करेंगे, v इंटू टी कर देंगे, बाय 2 कर देंगे। साउंड की स्पीड हमको पता है वाटर में कुछ 1500 होती है ना, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, ये डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब देखो, मान लो कि हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ऐसे करके एक, मान लो नीचे में कोई ऐसे करके कोई कुछ है ऐसे, ठीक है, हमने साउंड क्या करा है, एक शिप जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से वो पहले देखता है कि साउंड आती है, लौट करके 2 सेकंड में आती है, यहाँ भी गया, फिर देखा 2 सेकंड में आती है, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर वो देखा 2 सेकंड में आती है, फिर वो यहाँ पहुंचा, वो देखता, अब जो साउंड आती है ना, वो आती है 1.5 सेकंड। उसको एक बात समझ में आ गई कि यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा,
ठीक है। यहाँ पे कोई डेब्रीज हो सकती है, कोई जहाज होगा जो डूब चुका होगा, जिससे कि पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पे जो कुछ है। अब मान लो कोई ऐसा है, कोई ऐसे कोई मान लो कोई बोट जा रही है और यहाँ से साउंड आती है, ठीक है, 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, फिर क्या देखा जा रहा है कि साउंड अब टाइम लगता है 1.8 सेकंड, फिर टाइम लगा 1.6 सेकंड, फिर टाइम लगा 1.4 सेकंड, फिर टाइम लगा 1.2 सेकंड। अब मतलब कि टाइम लगातार कम लग रहा है, मतलब नीचे में कोई चीज ऐसी होगी ना जो ऐसे जा रही होगी, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्टेंस जो साउंड ट्रेवल कर रहा है वो कम हो रहा है। मतलब उनको अंदाजा लग जाता है कि नीचे में क्या होगी, नीचे में ना कोई चट्टान होगी, ठीक है, जो कि जिसकी हाइट लगातार बढ़ती चली जा रही है और आगे जा करके उनका उससे कोलिजन भी हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीजें वो लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे पता चल जाती है, ठीक है। तो हाँ, तो ये उनको आइडिया लग जाता है, उनको आइडिया मिल जाता है उससे कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आगे जाकर के उनका कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे करके वो लोग क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करते हैं। इनफैक्ट अल्ट्रासोनिक वेव हमारे बॉडी में भी यूज होती है ना, रिफ्लेक्शन के तौर पे। मान लो कहीं पे कोई स्टोन है, कोई ट्यूमर है, ठीक है, अब मान लो ब्रेन में कहीं पे कोई ट्यूमर है अगर किसी को, ठीक है, तो ब्रेन से ऐसे रिफ्लेक्शन आती है, ठीक है, यहाँ पे ट्यूमर है, ठीक है, यहाँ से गई, अब यहाँ से जाएगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो जल्दी आ जाएगी वेव, ठीक है। और ये साउंड, और फिर और भी इस पर टेक्नोलॉजी आगे यूज होती है कि वो साउंड जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है उसका रिफ्लेक्शन को देख करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विजुअल सिग्नल्स में, जिसकी फोटो हम लोग देखते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव होती है ना, जो जो सोनोग्राफी होती है, वो एक्सरे से बेटर होती है, क्योंकि एक्सरे क्या हमारे बॉडी को डैमेज कर सकती है, लेकिन ये जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है ना, हमारे बॉडी को डैमेज ये नहीं पहुंचा सकती है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव आर प्रेफर्ड, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये हम जो वो सब बात अलग होगी। तो हमने यहाँ पे मेन चीज क्या सीखी कि यहाँ पे अगर हमको डिस्टेंस नापना हो ना, तो हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड से डिस्टेंस को नाप सकते हैं ना, इनडायरेक्ट मेथड से डिस्टेंस को नाप सकते हैं बाय मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज वन मेथड, ठीक है। अब सेकंड मेथड, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो सेकंड मेथड हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के मेथड में क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई पहाड़ है, ठीक है, और हम वो पहाड़ तक नहीं पहुंच सकते, हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिवाइस यूज किया जिसको हम लोग कहते हैं सेक्टेंट कहते हैं, ठीक है, सेक्टेंट। सेक्टेंट डिवाइस क्या करता है, जैसे कि यहाँ से हमने क्या किया, उसमें क्या होता है, उस सेक्टेंट डिवाइस में क्या एक्चुअली क्या होता है, दूरबीन लगी होती है, मतलब टेलीस्कोप लगा होता है वहाँ पे, ठीक है। और वो जो डिवाइस होती है ना, ठीक है, वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है, और यहाँ पे ना एक ऐसे करके दूरबीन लगा होगा इस पे, ठीक है, ऐसे सपोर्ट पे। और ना इसको हम लोग ऊपर से टर्न करते, जैसे हम यहाँ से देखना, यहाँ पे हमारी आईज है, हमको मान लो यहाँ पर देखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर करेंगे, ऐसे आर्क में लेकर के जाएंगे, इसको यहाँ पे लेकर के आ गए, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो हमने कितना टर्न किया, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ साथ ना रोटेशन के साथ साथ ही क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोटेक्टर फिक्स होता है, ठीक है। एक बार जाकर ना इसकी इमेज सर्च करना गूगल में, तुमको देखने के लिए मिल जाएगा ये इस नाम से। तो वहाँ पे ना तुमको एक वहाँ पे वो फिक्स होता है प्रोटेक्टर, तो कितना ऊपर एंगल टर्न के ना, उस एंगल को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे रखी आंख विजिबल नहीं था, ऐसे ऊपर लेके जा रहे मतलब विजिबल हो गया, मतलब इसका एंगल कितना यहाँ से किस एंगल पे विजिबल है ये, तो थीटा एंगल पे विजिबल है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे ये पहाड़ है मान लो, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है, कोई रिवर स्टार्ट हो जाती है, हम यहाँ तक नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते। हम यहाँ पे डिवाइस यूज करेंगे सेक्टेंट की, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, उस एंगल पे हमको दिखना स्टार्ट हो जाता है, वो एंगल मान लो अल्फा है, ठीक है। तो अब हमको इसकी हाइट नापनी है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम थोड़ा नजदीक जाते हैं, ठीक है, रिवर बैंक तक जाते हैं, और फिर यहाँ पे लेकर आते हैं अपने डिवाइस को, और फिर हम यहाँ पे जाते हैं इस एंगल को नाप, हमारा एंगल क्या हो जाएगा, बीटा मान लो कि, और डिस्टेंस हम कितना चले हैं, ये हमारा मान लो x, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व भी किए होंगे तूने पहले,
तो यहाँ पे ये x डिस्टेंस है, ठीक है, ये हम कितना चले ये हमको निकाल सकते हैं, बाकी इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो tan अल्फा कैसे निकालते हैं? क्या आवाज हो रही है यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एंगल को इस तरह से मेजर कर लेंगे, और यहाँ पे tan अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, h बाय x प्लस ए, और tan बीटा क्या हो जाएगा, h बाय ये x, ये a डिस्टेंस है, ये h बाय ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों की हेल्प से ये क्या कहते हैं, a को एलिमिनेट कर, a पता नहीं होगा, a को एलिमिनेट कर दो और अल्फा बीटा पता रहेगा, x पता रहेगा। ठीक है, a को निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से h को निकाल सकते हैं ना। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड जो है ना, तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। ठीक है, तो बस हमको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री से मेजर कर सकते हैं, हमको यहाँ पे मेजरमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट वी नीड टू नो द मेथड। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब जो मेथड पढ़ने जा रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, समझना ध्यान से। मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे तुम एक कोई पॉइंट है, क्या इतना पतला कैसे लिख रहा है? किसकी बातें हो रही है बार बार? सर के पास नोटपैड होगा। या मान लो ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐसे पॉइंट है, ठीक है, और हमें क्या करना है कि हमने ये वाले पॉइंट को देखा है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, और यहाँ से हमने क्या किया, एक ऐसे करके हम यहाँ पे खड़े थे। ठीक है, तो पूछा गया कि बताओ ये हमारी बेस लाइन है, यहाँ पे हमने किसी चीज को देखा वर्टिकली, और यहाँ से हमने अपने डिवाइस को घुमाना स्टार्ट किया, टेलीस्कोप वाला डिवाइस। ठीक है, उसको घुमाना स्टार्ट किया, और घुमा करके हम कहाँ तक की आ रहे थे, यहाँ तक। ये एंगल जो हमारा क्रिएट हुआ ना, ये एंगल हमारा क्रिएट हो गया 10 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोकेशन थी, ये एंगल कितना क्रिएट हुआ, 10 डिग्री। हम यहाँ से यहाँ जाते हैं दूसरी लोकेशन, ये लोकेशन मान लो एक बार के लिए ए थी, और अब हम चले जाते हैं कहाँ पे, दूसरी लोकेशन पे, जो कि ये तो ए यहाँ ले चुके हुए, इसको नाम है तो पी का, और हम चले जाते हैं कहाँ सी लोकेशन पे, क्यू लोकेशन। हम यहाँ पे फिर से टेलीस्कोप को रखते हैं वर्टिकल, और यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइन को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, और पहले माइक्रोस्कोप ऐसा था, वर्टिकल था, ऐसे ऐसे रखा था माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऐसे टर्न करे हल्का हल्का, और टर्न करते करते हम क्या देखते हैं, ये एंगल हमारा आ जाता है 10 डिग्री। तो ये जो एंगल, ये 10 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊंचाई पे, ये 10 डिग्री तो ये भी 10 डिग्री होगा ना, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल से। ये 10 डिग्री तो ये भी 10 डिग्री होगा, कि ऑल्टरनेट एंगल से। तो पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा ना। ये जो एंगल जो बनता है ना 20 डिग्री इधर में, उसको मैं कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलते हैं उसको, पैरेलैक्स एंगल। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, व्हाट इज पैरेलैक्स एंगल? तो पैरेलैक्स एंगल नोट कर लो। पैरेलैक्स एंगल ये काफी काम का टॉपिक है।
angle is angle between two directions of observation. Of a point S, of a point A curvature by observer from two different location at a distance b. ये डिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम लोग, b. b को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस. तो ये हो गया हमारा पैरेलल एंगल. क्या होता है, ये हमारे पैरेलल एंगल की डेफिनेशन बन गई कि पैरेलल एंगल होता क्या है. सर बोलो. ये लेफ्ट साइड पे जो एंगल बना है वो सेम होगा राइट हैंड साइड पे कि अलग अलग हो गए? अरे सेम क्या बोले, ये लेफ्ट साइड पे एंगल बने 10 डिग्री, हाँ. वो राइट हैंड साइड पे सेम होगा राइट साइड पे कि अलग होगा? ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, ये और ये सेम हो कोई जरूरी नहीं है. ओके, तो वो निकालते कैसे? वो तो सीधे बोला ना, ये एंगल कैसे निकालेंगे बोला. तो एक तुम वर्टिक ऊपर देख रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास दूरबीन है, तुम ऊपर देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ कैसी है, तुम ऐसे देख रहे हो. अब तुमको मान लो यहाँ पे पॉइंट है, तुम दूरबीन को टेढ़ा करोगे, ऐसा टेढ़ा करोगे ना उसको, देखो तो मान लो ये ऐसे है, ठीक है, अभी तुम टेढ़ा कर रहे हो, तुमको ये पॉइंट जो ना, ये पॉइंट मैंने जो दिखाया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट तुम्हें दिख नहीं रहा है, ऐसा है, तुम टेढ़ा कर रहे हो ऐसे हल्का, कितना टेढ़ा, अब दिखना स्टार्ट हो गया, दिखना स्टार्ट हो गया. तो ये यहाँ था तुम्हारे पास प्रोटेक्टर लगा हुआ है, तुम घुमा रहे हो तो कितना डिग्री घूम रहा है ना, वहां पे दिख रहा है. ये यहाँ पे कितना डिग्री घुमा, मान लो 30 डिग्री या 10 डिग्री घुमा, निकल जाएगा 10 डिग्री. आई बात समझ में? यस सर. ठीक है, तो ऐसे होता है वो. ये जो एंगल जो बनता है ना, इसका एंगल को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल एंगल. ठीक है, उसके बाद देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ. अगर हमको यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालना हो, अगर या हमको अगर कोई भी डिस्टेंस निकालना, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन रेडियस. ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो गया, रेडियस. देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ. हमने क्या सीखा था कि थीटा क्या होता था, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस. ये ऐसे था ना, ये हमने ऐसा सीखा था, थीटा था लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस. अगर ये एंगल बहुत छोटा होता है, ठीक है, जैसे बहुत छोटा, मतलब बहुत दूर अगर हम देखते हैं, ठीक है, स्टार को देखते हैं तो एंगल बहुत छोटा होता है. ये एंगल जो होता है ना, तुम्हारा समझ लो ना, 1 मिनट से भी छोटा होता है. कहा देखा था 1 सेकेंड एंगल कितना दूर बन रहा था, तो 1 मिनट से भी 1 मिनट के आसपास उससे छोटा होगा, मतलब 1/60 डिग्री, बहुत छोटा एंगल होता है. तो उस सिचुएशन में अगर बहुत दूर है, तो तुम सोचो ऐसा, ये पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है, मैं ऐसे खींचा लाइन एकदम यहाँ पे खींचा,
तो अगर मैं इसको ऐसा खींचूं और तो ये एंगल बहुत छोटा है। अब अगर मान लो यहां से अगर मैंने ड्रॉ कर दिया लेंथ अगर एल ऐसे, या मैं यहाँ पे अगर आर्क ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये आर्क मैंने थोड़ा बड़ा दिखा दिया है, ये एक्चुअली अगर मैं इसके हिसाब से रेडियस लेकर के ड्रॉ करूँ ना, ये और भी छोटा होगा आर्क ये वाला। ये आर्क अगर ड्रॉ करूँ ना मैं प्रॉपरली कॉम्पास वम्पास लेकर के, तो ये ऐसे जाए। तो ये लेंथ और ये आर्क की लेंथ कितनी अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। मतलब अगर मैंने लाइन आर्क की लेंथ के बदले अगर मैंने लाइन की लेंथ ले ली तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, लेंथ ऑफ दिस लाइन एल बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर। कंडीशन क्या है आर्क को लेंथ में लेने के लिए कि दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, और ये अप्रोक्सीमेटली तभी सेम होगी जब ये एंगल कितना होगा, बहुत ही छोटा होगा। थीटा इज वेरी स्मॉल। और ये एंगल तो मेरा स्क्रीन का साइज क्या होगा, मुश्किल से मुझे लगता है 15 इंच या 18 इंच होगा। ठीक है, उस 18 इंच के स्क्रीन के सामने इतना है। तुम सोचो जो स्टार होते हैं वो कितने दूर होते हैं, तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला और भी करेक्ट बैठेगा कि मैं लेंथ ऑफ द आर्क के बदले क्या ले लूं, लेंथ ऑफ दिस लाइन ले लो। ठीक है, अगर लाइन ले लेता हूँ मैं इस केस के लिए, तो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या ये लाइन, इसमें लेंथ में काफी फर्क आ रहा है। लेकिन अगर ये फर्क बहुत छोटा होता है ना इस तरह की सिचुएशन में, तो हम लोग उसको लेंथ ऑफ द लाइन बाय रेडियस भी ले सकते हैं। कहीं कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। आई मेरी बात समझ में? तो इन द सेम वे जब हम लोग कोई स्टार के डिस्टेंस को नापेंगे ना, ठीक है, तो हम वो स्टार के ये एंगल बहुत छोटा होता है। तो 20 डिग्री बनाया मैंने, वहां तो शायद से क्या कहते हैं वो 20 सेकेंड हो ऐसा। ठीक है, तो हम वहां पे हमको अगर डिस्टेंस निकालना हो ना, ये डिस्टेंस आर है अगर, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ दिस बेस बी बाय आर कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये वाला फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे जब हमको ये जो पैरेलैक्स मेथड है ना, ठीक है, दिस मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं टू मेजर द स्टार्स, मेजर डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, मीडियम डिस्टेंस स्टार्स। तो वो स्टार के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमको जो थ्योरी पढ़नी है ना, उसके पहले एक पैरेलैक्स एंगल समझ में आना चाहिए, जो कि तुम लोगों को बता दिया मैंने कि लिखवा भी दिया। दूसरा एंगल क्या होता है, एंगल हो जाता है लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। ये हमको दूसरा समझ में आना चाहिए कि अगर एंगल अगर ये दोनों लेंथ और अगर ये आर्क की लेंथ और ये लाइन अगर सेम होती है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क के बदले लेंथ ऑफ द लाइन को भी ले सकते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए, इसमें किसी को कोई परेशानी समझने में नहीं होनी चाहिए। तो वापस ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो, अब इसको मैं इरेज कराऊं, अब अगर मान लो यहाँ पे कि हमको अगर बोला जाए कि ये जो एंगल जो बनता है ना, ये एंगल बड़ा बनने के लिए क्या होना चाहिए, कि लेंथ बड़ी होनी चाहिए ना। अब सोचो जब मैं स्टार को मेजर कर रहा हूँ, तो स्टार के लिए लेंथ तो बहुत बड़ी होती है, और ये डिस्टेंस लेंथ पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि स्टार हमसे दूर है, उसका डिस्टेंस कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा बड़ा एंगल चाहिए अगर, ठीक है, स्टार को मेजर करने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस को बड़ा करना पड़ेगा। अब सोचो बेस अगर हम अर्थ के एक कोने पे हैं और यहाँ पे दूसरा कोना है, यहां से भी अगर हमने स्टार के लिए अगर एंगल नापा ना, यहां से भी अगर हमने स्टार के लिए अगर एंगल नापा, तो वो भी एंगल कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। तो हमको बड़ा एंगल लेने के लिए फॉर ए गिवन डिस्टेंस हमको बेस कैसा करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। अब सोचो कैसे हम पूरा काम करते हैं, सुनो ध्यान से। कर क्या रहे हम पूरे के पूरे प्रोसेस में, अभी शायद थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आया होगा, अभी सुनोगे ध्यान से पूरा समझ में आ जाएगा। कर क्या रहे देखो, हम क्या करते हैं, हम एक स्टार है,
ठीक है, ये स्टार यहाँ पे, हमको इसका डिस्टेंस नापना है अर्थ से, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हुए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार के डिस्टेंस को नापने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एंगल नापना पड़ता है। एंगल क्या सिंगल लाइन से नापी जा सकती है, नहीं, एंगल के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक रेफरेंस लाइन चाहिए होती है। जैसे कि ये लाइन है, कितना एंगल बना रहा है, तो हमको बोला पड़ा, अच्छा ये लाइन दूसरी, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हम नाप के बोले। ऐसे ये लाइन कितना एंगल बना रही है, किसके साथ एंगल बना रही है, कोई दूसरी लाइन तो नहीं चाहिए ना, तो हमको यहाँ पे स्टार का डिस्टेंस नापना, अगर ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं अर्थ पे, पी पॉइंट हमारा है, ठीक है, तो ये कैसे नापेंगे डिस्टेंस को, देखो जरा सा, ये नापने के लिए तो हमको नापने के लिए क्या करना होगा, हमको पहले तो एक एंगल नापना होगा, ठीक है, उसके लिए रेफरेंस लाइन चाहिए। तो वो रेफरेंस लाइन कहाँ से चूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई फार अवे स्टार चूज करते हैं जो बहुत दूर है, क्योंकि फार अवे स्टार की खास बात क्या होती है, ये जो स्टार जिसका हम डिस्टेंस नाप रहे हैं ना, वो मीडियम डिस्टेंस स्टार है, याद रखना। तो स्टार का हम लोग, स्टार 3 तरह के डिस्टेंस पे हो सकते हैं, टू मेजर डिस्टेंस ऑफ मीडियम डिस्टेंस स्टार। एक स्टार जो क्लोज होते हैं, एक स्टार जो मीडियम डिस्टेंस पे, एक स्टार जो होते हैं बहुत दूर पे। अब यहाँ पे हमने एक रेफरेंस लाइन चूज करनी, तो हम क्या करते हैं, बहुत दूर जो स्टार होगा ना, बहुत अरबों खरबों लाइट ईयर दूर, उसको हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, और वहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं पी पर, ये हमारा हो गया बहुत दूर वाला स्टार। और यहाँ पे ये जो दूसरा जो स्टार, ये कहाँ पे, फार अवे स्टार है, और ये जो हमारा जो मीडियम जो स्टार जो नजदीक है ना, ठीक है, हम यहाँ पे अपना वो डिवाइस यूज करते हैं टेलीस्कोप वाला, ठीक है, और उसको हम लोग टर्न करते हैं, और तब तक टर्न करते हैं जब तक कि कोई स्टार ना दिखे, और जैसे हमको ये वाला स्टार दिखता है ना, वैसे हम क्या करेंगे, उस एंगल को नाप लेते हैं, ठीक है। चलो ये हमने एक लोकेशन देख लिया, तो मैंने बोला था ना अभी, एक पी होगा, यहाँ पे मान लो यहाँ से था, तो हमने कैसे नापते थे, यहाँ से एंगल नाप लेते थे। फिर दूसरा ये एंगल निकालने के लिए क्या करते थे, हम दूसरे लोकेशन पे चल के जाते थे ना, फिर यहाँ पे जा करके फिर यहाँ से ये एंगल नापते थे, ठीक है, फिर ये एंगल निकाल लेते थे। अब हम पी पर हैं, हम दूसरे पॉइंट पे जाना है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अर्थ पे रह करके दूसरे पॉइंट पे चले जाएंगे ना, तो हमारा बेस स्टार इतना दूर है कि हमारा बेस छोटा होगा, तो ये एंगल जो यहाँ पे जो हमको दिखेगा ना, जो दूसरा एंगल जो बनेगा यहाँ पे, जो बेस बनेगा, ये बेस बहुत छोटा हो जाएगा। बेस छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल भी छोटा बनेगा ना, यहाँ पे दिख रहा है ये एंगल, ये बेस अगर छोटा होगा तो एंगल छोटा होगा, देख लो, ये मान लो बेस ऐसा है, और ये बेस मान लो ऐसा है, वही शेप का, ठीक है, और ये ऐसा बेस है, और ये एक बेस ऐसा, पॉइंट वही है, ये कितना एंगल छोटा बनेगा देखो, तो बेस छोटा हो जाएगा तो हमारा उससे एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमको क्या, बड़ा बेस चाहिए। बड़ा बेस अगर अपने को चाहिए तो हम करते क्या, सुना ध्यान से, तो मेन चीज है कहानी है, बड़ा बेस लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी धरती पता है सन के अराउंड घूम रही है, बड़ा बेस कहाँ से लाएंगे, ये अर्थ यहाँ पे है, हम यहाँ पे खड़े होकर के हमने ये एंगल निकाला θ1, जहाँ पे ये फार अवे स्टार है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 6 महीने तक की वेट करते हैं, 6 महीने, और हमारी धरती कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी।
कितना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। हम एक लोकेशन यहाँ पे थे, दूसरा लोकेशन हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब कि तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये जो था ना, हम यहाँ पे पहुंच गए क्यू डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन क्यू डिस्टेंस पे भले पहुंच गए, लेकिन ये जो फार अवे स्टार है ना, इसकी जो लाइट आ रही है ना, वो हमेशा कैसी आ रही है, पैरेलली आ रही है। क्योंकि याद रखना कि हमारे मूव करने से कोई फार अवे थिंग जो होती है ना, उसका एंगल चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, तुम अगर सन को देखते हो सुबह में, ठीक है, तुमको सन जो है सामने में दिखता है ना, तुम अगर सोचो तुम वहां से अपनी जगह से 500 किलोमीटर दूर चले जाते हो, तो भी तुमको तो सन सामने में दिखता है, हमेशा तुम्हारा सन तुम्हारे आंख के सिधाई में रहता है, क्योंकि सन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर होता है। जो चीजें बहुत दूर होती है ना, उनका डायरेक्शन हमारे रेस्पेक्ट में बदलता हुआ हमको नहीं दिखता। सन अगर अभी सन हमको सामने में दिख रहा है, ठीक है, तो 500,000 किलोमीटर में चले जाओगे तो भी तुमको सन सामने में ही दिखेगा। इन द सेम वे ये स्टार सन से भी दूर है, ये हमको यहाँ पे दिखता है। जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, घूम करके देखो, ये कहाँ पे आए हम लोग, अर्थ पे घूम रहे थे, यहाँ पे आ जाएंगे तो भी हमको सन कहाँ दिखेगा, सामने में ही दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए, अब ये डिस्टेंस हमने यहाँ से एंगल हमने निकाल लिया, और ये हमारा दूसरा स्टार हो गया। या ये लाइन कैसी रहेगी, ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये लाइट कहाँ से आ रही है, फार अवे स्टार से, ये पैरेलल आ रही है, हमेशा पैरेलल है, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ से ये एंगल था, ठीक है, ये एंगल हमारा हो गया, ये क्या कर रहा है कौन, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, θ1, और ये अगर एंगल हमको दिखता θ2, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, θ2, ठीक है। और ये हमको पता है ये एंगल क्या हो, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा बेस यहाँ से ना, तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, दैट इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय द डिस्टेंस r है, इसको r ये निकल जाएगा हमारा। θ1 θ2 निकाल सकते होंगे हम लोग,